हाय फ्रेंड्स, तो आज आपका चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की हम एनसीईआरटी रीडिंग करने जा रहे हैं। आपका चैप्टर नंबर 1 डन है, उसके हमने कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पल के एमसीक्यूज भी कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी आप जाके देख सकते हो। तो अब हम पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें ये सिर्फ 3 कॉम्पोनेंट है, एक है एसिड, एक है बेस, एक है सॉल्ट। तो ये 3 कंपोनेंट की हमने अलग अलग मटेरियल के साथ रिएक्शन पढ़नी है, फॉर्मेशन पढ़नी है और इनकी इंडिकेशंस पढ़नी है कि हम पता कैसे लगाएं कि ये एसिड है या बेस है या फिर ये सॉल्ट है। तो ये चैप्टर इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं है, इतनी एंड में जाके थोड़ी सी थ्योरी आती है, पर अभी सामने आपको रिएक्शन ही दिखेंगी। तो ये मैं आपको चैप्टर 1 आवर में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा और इसके लिए हमको जल्दी चलना पड़ेगा। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला आप कहेंगे कि इन प्रीवियस क्लासेस हमने पढ़ा है कि सार एंड बिटर होते हैं टेस्ट, एसिड सॉर होते हैं और बेसिस बिटर होते हैं। इसको याद करने का तरीका बी से बिटर, बी से बेस और बचा क्या एसिड और सार। क्लियर? पर ये हमेशा ट्रू नहीं होता, इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आपने कॉफ़ी पी होगी। क्या पी होगी? कॉफ़ी। बट आपको पता है कि कॉफ़ी का नेचर क्या है? कॉफ़ी टेस्ट में क्या है? बिटर है, पर वो एसिडिक इन नेचर है। एसिडिक, उसमें कौन सा एसिड डाला जाता है? यूमिक एसिड। कई लोग क्यूमिक एसिड कहते हैं, कई यूमिक एसिड कहते हैं, तो सिमिलर ही है। तो ये तो हमारे पास एसिडिक होगा, पर ये बिटर भी है। तो आपके पास बहुत सारी एक्सेप्शंस है, इसलिए हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इतना मायने नहीं देते। वी यूजुअली टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शंस। अगर आपकी केमिकल रिएक्शन एक पर्टिकुलर चीज़ की हैं तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी निगलेक्ट कर देते हैं। क्लियर? फिर आपको इसने एसिडिटी के बारे में बताया। तो एसिडिटी क्या होती है जल्दी से समझ लो। जो HCl होता है हमारे स्टमक में, वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए होता है। जब फूड ज़्यादा हो जाता है तो HCl ज़्यादा स्क्रीट करना पड़ता है। तो जब HCl ज़्यादा स्क्रीट करना पड़ता है तो हमारे जो म्यूकस है उसको हल्की सी वीकनेस फील होती है और उसकी वॉल्स पे क्या होने लगती है? हल्की हल्की बर्निंग सेंसेशन। क्लियर? तो ये आपकी एसिडिटी होती है। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसका जवाब मैंने आपको ऊपर लिख दिया है। अभी पूछता आप क्या यूज़ करोगे? हमें, अगर हम एसिड है एसिडिटी में, तो अगर एसिड में एसिड डाल दोगे तो वो क्या कोई काम करेगा? वो तो यूजुअली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हम एसिड में बेस डालते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के जो इफ़ेक्ट है उसको नलीफाई कर देते हैं। ठीक है? तो आप देखो कि एसिड एंड बेसिस नलीफाई ईच अदर इफ ईच अदर से इफेक्ट, इसीलिए हम ये रेमेडी यूज़ करते हैं। अब हम हर एक चीज़ को तो टेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज एवरीथिंग इज़ नॉट एडिबल। तो उसको हम कैसे इंडिकेट करें? अब तो जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। मतलब हमारे पास ब्लू लिटमस होता है, उसको उसका कलर रेड कर देते हैं। और बेस इसके ऑपोजिट होते हैं, वो क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। लिटमस क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है, और टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है। और हम कुछ फिर कौन से आए? सिंथेटिक नेचर। सिंथेटिक वाले हमारे पास है कि फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। अब एक बात याद रखो, जब भी आप टर्मरिक को वॉश करते हो तो उसका जो कलर होता है स्टेन का, वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, क्योंकि हमारी सोप क्या है? बेसिक इन नेचर है, इसीलिए जो हमारा। और जब आप उसको ज़्यादा देर पानी से धोते हो, जिसकी वजह से जो बेस है वो वॉश्ड भी होता है, तो वो फिर से येलो हो जाता है। क्लियर? इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लिटमस पढ़ते हैं पहले। ये इंडिकेटर्स हैं हमारे पास, तो मैं आपको बिना पढ़े यहाँ पे समझाना। तो अब जो लिटमस है, लिटमस किससे डराइव हुआ है? अब लिटमस हम लेते हैं लिचन प्लांट से। ये क्या एक नेचुरल इंडिकेटर है, क्योंकि लिचन एक प्लांट है, वो कौन से किंगडम को बिलोंग करता है? किंगडम थाइलोफाइटा।
अब आपका 9th में डाइवर्सिटी चैप्टर कट गया था, इसीलिए आपको ये पता नहीं है, पर आपको याद तो करना पड़ेगा कि ये होता है किंगडम थाइलोफाइटा पे। लिचन हमारा प्लांट है, बिलोंग करता है थैलोफाइटा को। कॉमनली हम उसको इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं। जो सोल्यूशन होता है वो नीले जैसे कि कलर उसका पर्पल होता है। तो यहाँ तक अगर मैं आपको लिटमस के बारे में बताऊँ ना, लिटमस की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब डिटेल में जा रहे हैं हम हल्का सा। जो हमारा लिटमस है वो एक्चुअली क्या है ना, मॉव कलर है उसका। अब मॉव कलर समझते हो तुम लोग, मॉव मतलब लाइट पर्पल सा उसका कलर है। अब उसको क्या करते हैं, हमने पहले ना उसको मतलब ट्रांसपोर्ट करने लगे तो पहले हमने क्या किया, उसका सॉल्यूशन बना के ट्रांसपोर्ट कर, वो हमें एक फीजिबल नहीं लगा तो हमने पाउडर बना दिया। पाउडर भी हमें इतना फीजिबल नहीं लगा तो हमने उसकी स्ट्रिप्स बना दी, पेपर बना दिया इसका। तो हमने क्या किया, हमारे पास ये पर्पल कलर का लिटमस था और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ना इसको बेस में डाल दिया, बेस में डाल दिया, यहाँ पे ये बेस है इसमें डाल दिया। तो ये क्या बन गया, ब्लू कलर का सोल्यूशन बन गया। तो अब इसमें मैंने पेपर डिप कर दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया, ब्लू लिटमस पेपर। सिमिलरली मैंने उसको एसिड में डाल दिया, वो क्या बन गया, रेड लिटमस पेपर। अब ये ब्लू को आप एसिड में डालते हो ये रेड हो जाता है और वो रेड वाले को बेस में डालते हो तो वो ब्लू हो जाता है। इतना क्लियर है। अब हमारे पास कुछ और नेचुरल इंडिकेटर भी हैं, जैसे कि रेड कैबेज लीव्स हो गए, टर्मरिक होगी, पेटल्स होगी कुछ फ्लावर की जैसे हाइड्रेंजिया, पुटेनिया, जेरेनियम। तो ये सारे इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस एसिड और बेस की, तो इसीलिए हम इनको एसिड बेस इंडिकेटर्स कह देते हैं या फिर सिंपली इंडिकेटर्स कह देते हैं। अब आगे बात करते हैं हम अंडरस्टैंडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़। अभी ये देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपने पहले कर ली तो ये इतनी पूछी नहीं जाती। तो जो अंडरस्टैंड करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ हमें क्वेश्चन किए हैं तो हमें इनके बीच में ये सारे ये जो मटेरियल दिए हुए हैं इनको वॉच क्लास में डालना है और उन्हें हमें ट्रीट करना है फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस के साथ। तो ये देखो, अगर ये हम बॉक्स फिल करते हैं, अगर कोई सैम्पल सोल्यूशन एसिड है, प्लीज़ वेट मैं कलर चेंज कर लूँ। तो अगर कोई यहाँ पे ओके, अगर कोई एसिड है तो रेड लिटमस पेपर क्या रहेगा, रेड ही रहेगा, ब्लू भी रेड हो जाएगा। फिनोल्फ्थलीन में क्या होगा, कलरलेस, कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज में क्या हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज में क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया याद करना, 3 तो रेड ही हैं, एक में कलरलेस है क्योंकि ये ज़्यादा चेंज नहीं देते। अब बेस ज़्यादा रिएक्टिव हो रहे हैं, बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे, ब्लू को ब्लू ही रखेंगे, फिनोल्फ्थलीन को पिंक कर देंगे और इसको येलो कर देंगे। तो उस हिसाब से आपको मटेरियल दी हुए हैं, आपको पहले उनको क्लासीफाई करना है एसिड बेस, और ये कलर्स बिल्कुल सेम रहेंगे। ये कलर में डार्कनेस और लाइटनेस आ सकती है उसकी, जो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, वीक एसिड है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अभी पता नहीं इसको क्या हुआ, पहले तो ये ऐसे भी हो जाता था। अब देखो, these indicators tell us whether a substance is acidic by change in color. There are some substances which order change and the acidic and basic meaning they are called olfactory indicator. ये आपने 7th क्लास में भी पढ़ रखा है, ये आपको 7th क्लास में एक बॉक्स के अंदर था। तो आपको क्या है, अगर आपके पास कोई इंडिकेटर है, कोई भी इंडिकेटर्स हैं, आप उनको 2 में क्लासीफाई कर सकते हो। तो पहला तो आपका आ गया जो कलर चेंज करते हैं और एक ऑर्डर चेंज करते हैं।
तो इनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल होगी जैसे अनियन, क्लोव ऑयल और वेनिला। इसकी एग्जांपल हमने अभी पढ़ी हैं लिटमस, मिथाइल ऑरेंज। तो ये सारी इसकी एग्जांपल है। अब अगर आगे बात करें तो हम ये आपको यहाँ पे एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक्टिविटी देखो तो इसमें आपको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन सा बताया गया, अनियन बताया गया है। और इसमें आपको बताया गया है, अब देखो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के साथ क्या होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के साथ क्या होता है। जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं वो भी अब हमारे कुछ अच्छे नहीं है। जब एसिड में डालते हो और बेस में डालते हो, एसिड में जो है वो रिमेन करती है, क्या स्मेल रिमेन करती है और इस स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि ऑर्डर को ये रिमेन करने देता है और ये डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लियर, इतना ये हो गया। इसमें एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ओके, एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा। अब वही चीज़ें अब इन्होंने किसके साथ किया, वेनिला एसेंस के साथ किया। वेनिला एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे वेनिला, अनियन एंड क्लोव है, वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, आपने ऑब्जर्वेशंस देख ली होंगी। अब हाउ एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। अब हम देखेंगे किसके साथ, मेटल्स के साथ इनकी रिएक्शन। तो ये सारी एक्टिविटीज़ है, मैं आपको सिंपली डायग्राम से एक्टिविटी समझा देता हूँ। तो ये क्या कह रहे हैं, सॉरी, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विद dilute सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। अब देखो, अब इसके साथ क्या हो रहा है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको ने जिंक डाला है कौन से एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। मैं आपको कोई भी एसिड के साथ बता सकता था, पर आप फिर कहते कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है। और हमारे एग्ज़ाम की फितरत भी ये वो पूछता भी वही है जो दिया होता है। तो जिंक प्लस H2SO4 डालूँगा मैं, तो ये क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस H2O। अब H2O को मैं टेस्ट करूँगा, इसके पास मैं कैंडल लेके जाऊँगा, इसको बर्न करूँगा तो ये एक पॉप साउंड देगा। क्लियर, ये एक पॉप साउंड देगा। ये हो गया आपका। ये देखो जल्दी जल्दी हो रहा है, आगे जाके इसकी थ्योरी आएगी, देखना खतरनाक वाली। इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है ये। अब देखो, जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना लेता है। तो हमें पता है जो एसिड है उसमें H पॉजिटिव आयन होता है। तो वो जो एसिड से ऊपर हमारे कितने सारे एलिमेंट है रिएक्टिविटी सीरीज़ में। अगर रिएक्टिविटी सीरीज़ नहीं पता उसकी भी वीडियो अपलोड हुई है, आप जाके रिएक्टिविटी सीरीज़ की वीडियो देखो। तो जो भी इससे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो उसको डिस्प्लेस कर देते हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन बना देते हैं। सॉल्ट कौन सा बनाते हैं, जो अपना सॉल्ट होता है। अगर यहाँ पे जिंक है तो जिंक ने अपना सॉल्ट बनाया। अब उसके बाद इसके साथ हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। हाइड्रोजन गैस क्यों फॉर्म होगी, क्योंकि डिस्प्लेस कर दिया हमने किसको, H पॉजिटिव आयन को। क्लियर, बहुत ही। अब इसकी एग्जांपल आ जाती है। अभी बेस के साथ रिएक्शन है आपकी। जब मैं NaOH लेता हूँ यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको जिंक के साथ डालते तो सोडियम जिंकेट बनता है। इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। अभी बेस के साथ भी सेम ही हो रहा है गाइस। यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बेस के साथ, मेंशन नहीं है बेस के साथ, तो आप लिख लो यहाँ पे, मेरे साथ साथ एनसीईआरटी पे लिख लो। तो क्या है आपके पास, बेस है प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब इसके सॉल्ट बहुत खतरनाक है, जैसे ये सोडियम जिंकेट हो गया। क्लियर,
मैंने आपको गलत, सॉरी, एसिड नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा आपका मेटल। क्लियर, सॉरी। अब बीच में छोड़ के जाओगे ना, जो यहाँ पे छोड़ दिया उनका देखना ही गलत होगा। पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी हमने रिएक्शन पढ़ ली है, पर ये इसके लिए नहीं पढ़ी। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, जो कि एक वाइट पीपीटी है। ये रिएक्शन किन की हो रही है अब? कार्बोनेट्स और हाइड्रोकार्बोनेट्स की। अभी रिएक्शन देखो, ये देखो, जब हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है वो रिएक्ट करता है HCl के साथ, वो सोडियम क्लोराइड बनाता है, H2 बनाता है और CO2 बनाता है। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है तो HCl से रिएक्ट करता है, फिर वही सेम प्रोडक्ट्स बनते हैं। मतलब चाहे आपका सिर्फ कार्बोनेट हो, चाहे आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, आपका यही बनेगा। क्या बनेगा? अभी ये लिख लो, ये नहीं दिया हुआ, आधी अधूरी चीज़ें दी होती हैं। तो देखो, पहला है आपके पास कार्बोनेट, अब इसको क्या लिखोगे? मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो हमने टेस्ट की थी कार्बन डाइऑक्साइड, इससे मिल्की हो जाता है सॉल्यूशन, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है। याद करो पहले चैप्टर में ये भी ऑरेंज बॉक्स में था, हमने इसको शाइन के लिए पढ़ा था। अब देखो, अगर आगे कंसेप्ट जुड़ता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में डाली जाए तो क्या होता है, ये जब बन जाता है तो ये फिर से जो हमारा H2 होता है और CO2 होता है उससे रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देता है, जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में। तो जो लाइमस्टोन है, चॉक है और मार्बल है, वो डिफरेंट फॉर्म्स है कैल्शियम कार्बोनेट की। जो सारे मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं एक कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स देने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देने के लिए। तो ये दी हुई है, सॉरी मैंने NCERT की वैसी बेइज्जती कर दी। ये बहुत अच्छी बुक है, अगर आपको सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ना है तो यही बहुत है, आप वैसे रेफरेंस बुक में पैसे खराब ना करें। तो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर? यहाँ पे बेस का नहीं बताया गया ना। अब ये कैसे रिएक्ट, हमने शुरू में पढ़ा था कि वो एक दूसरे का इफ़ेक्ट नलीफाई कर देते हैं, नलीफाई करके एसिड, बेस, सॉल्ट और वाटर बना लेता है। जैसे कि NaOH है, HCl से रिएक्ट किया तो NaCl और H2O उसने बना लिया। द इफेक्ट ऑफ बेस नलीफाई कर सकता है एसिड और बेस का इफेक्ट कर सकता है एसिड नलीफाई। नलीफाई का मतलब अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि इसके इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। जो हमारा इफेक्ट है एसिड का, अगर आप हाथ पे डालोगे तो वो क्या हो जाएगा? अब ये रिएक्शन में आपको आगे आता है, ओके, वीक बेस प्लस वीक एसिड न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड फिर से न्यूट्रल बनाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड बेसिक बनाएगा और स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस एसिडिक बनाएगा। तो ये आपका जब रिएक्शन होती है इनकी, तो कि किस टाइप का सॉल्ट आपका बनेगा। क्लियर? और वाटर क्यों बनता है? वाटर क्यों बनता है? अब देखो, एसिड क्या होता है? H पॉजिटिव आयन। बेस में क्या होता है? OH नेगेटिव आयन। कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? वाटर।
रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड्स एंड एसिड्स। आज मैंने बहुत अच्छे अच्छे कलर्स डाले थे इसमें। अब जो कलर है सोल्यूशन का वो ओके, मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है एसिड से, तो एक बीकर में डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो और कॉपर ऑक्साइड डालो, कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl। क्या बनेगा? सोल्यूशन का कलर ब्लू ग्रीन हो जाता है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व कर जाता है, तो और ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। अब यहाँ पे जो ये 2 डंडियाँ नहीं लगाई हुई, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? अब इसने ना क्यूप्रस लिखा है ना क्यूप्रिक लिखा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है क्यूप्रस। हमें पता है उसकी वैलेंसी होती है 2 या 3, 2 या 3 वैलेंसी होती है हमारे कॉपर की, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 है, इसीलिए क्लोराइड के नीचे 2 लगेगा। क्लियर? अब ये इसको मेटल ऑक्साइड को जब हम एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट, और देखो सब में सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, किसी में सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बन रहा है, किसी में सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है, किसी में सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन रहा है, तो ये हमारा सॉल्ट हमेशा बनेगा इस रिएक्शंस में, तो ये याद रख लो। कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है कि सॉल्ट तो बनते ही बनते हैं। क्लियर? यही था। अब हमें बैलेंस इक्वेशन लिखनी है अबव रिएक्शन के लिए। तो जो मेटालिक ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और वाटर देने के लिए। तो जो बेस है विद एसिड, तो मेटालिक ऑक्साइड इज सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट बात है, आपको 1 मार्क या MCQs में आ सकती है कि जो हमारे ये क्या हो गया, नज़र लग गई, बहुत अच्छी राइटिंग आई थी। जो हमारा मेटालिक ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड क्या है? बेसिक है। और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ये क्या है? एसिडिक। क्लियर? अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन, हमने कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन देखी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन देखी। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं एक सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए। सिमिलरली हमारे जो बेस एंड एसिड के बीच में भी रिएक्शन होती है, तो हम कह सकते हैं जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड हैं वो एसिडिक हैं नेचर में। ये क्वेश्चंस कर लेना आप। What do acids and bases have in common? We have seen that all acids are similar to chemical properties. What leads to similarities? तो ये तो क्वेश्चन ही पूछ रहा, बता तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा। एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब जो एसिड मैंने डाल दिया तो अब वाटर में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहा है। अब इसी की ये क्या मतलब बात बनी कि ये कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं? आयंस होते हैं, और आयंस हमारा जो होते हैं एसिड को, एसिड एक किसकी वजह से होता है? आयंस की वजह से होता है। आयंस कौन से होते हैं? H पॉजिटिव आयंस। अब जो ग्लो करेगा, मतलब करंट फ्लो कर रहा है, तो जो ग्लूकोज जैसे सोल्यूशन है या फिर अल्कोहल के सोल्यूशन है वो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट करता है कि जो बल्ब की ग्लोइंग है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इंडिकेट करता है सोल्यूशन के द्वारा। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैरिड आउट होता है एसिडिक सोल्यूशन बाय आयंस। ये मैंने आपको बता दिया है। अब जो एसिड है उनके पास H पॉजिटिव आयन होता है कटाइन, एंड एनाइन होता है सच एज क्लोरीन, Cl नेगेटिव आयन। In HCl, NO3 negative in
HNO3 नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में होता है, फिर उसके बाद में आपका एसिटिक एसिड दिया हुआ है इन्होंने। तो इनके पास सभी के पास क्या होता है, यहाँ पे सभी को यही बताया गया कि H पॉजिटिव आयन होता है, जो कि हमारी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। एल्कली जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी ये करके देखो। What happens when acid or base in water solution? Hydrogen ions in hydrochloric acid are produced in the presence of water. The separation of H positive ion from HCl molecules cannot occur in absence of water. अब जो क्या होता है, जब हम वाटर को डाल देते हैं उनकी डिसोसिएशन हो जाती है हमारे पास क्लोरीन और उसकी H पॉजिटिव आयन में। अब H पॉजिटिव आयन कभी भी इंडिपेंडेंटली डिस्पर्स नहीं होगा, डिसोसिएट नहीं होगा। या तो वो उसके आयन्स बना लेगा जैसे H3O, या फिर वो बन जाएगा H2O, या फिर वो बन जाएगा H2। तो सिर्फ H2 पॉजिटिव नहीं लिखना। Hydrogen can exist alone, they can exist in combining state. H पॉजिटिव। अब ये H3O पॉजिटिव कैसे बना? H पॉजिटिव था, उसने रिएक्ट कर लिया H2O के साथ, तो ये बन गया। क्लियर? एसिड यही देते हैं। अब बात करें NaOH की, इसको भी मैंने वाटर में डाला तो Na और OH नेगेटिव आयन बना, तो यहाँ पे क्या बनेगा? OH नेगेटिव आयन। तो KOH लगा लो, वाटर के साथ पोटेशियम का आयन बना देते हैं और OH नेगेटिव आयन, ये भी OH नेगेटिव आयन। तो बेसिस हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन यूज़ करते हैं, जो कि होता है OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आपका आयन होता है। जो सारे बेसिस हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं करते, जो बेसिस वाटर में डिज़ोल्व कर जाते हैं उनको हम कहते हैं एल्कली। एल्कली जो कि सोपी इन टच होते हैं, बेटर होते हैं और करोसिव होते हैं। करोसिव मतलब कि इसको खाने मत बह जाना, वो आपको बुरा इफेक्ट करेगा। कहीं तुम लगे पड़े हो, हाँ जी हम खा कर बता देंगे कि बिटर है तो ये है। क्लियर? तो रिएक्शन करके देखो। अब एसिड और बेस सॉल्ट प्लस वाटर देता है, इसमें क्या है? H पॉजिटिव आयन है, उसमें OH नेगेटिव आयन है। H पॉजिटिव एक्वस OH तो वाटर बनता है। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि वाटर कैसे बना रिएक्शन में। अब जो कंसनट्रेटेड, ये आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है ये साइन बोर्ड के ऊपर कि ये क्या इंडिकेट करता है। ये इंडिकेट करता है कि आपके कंटेनर में कंसनट्रेटेड एसिड है। जो जब हम डिज़ोल्व करते हैं एसिड और बेस को तो एक हाईली एक्सोथर्मिक होता है। हमें केयर करनी पड़ेगी जब हम मिक्स करते हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। जो एसिड है वो एडेड करना चाहिए स्लोली, वाटर को विद कांस्टेंट स्टरिंग। ओके, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपके पास 2 बीकर हैं, उनमें मैंने एक में वाटर डाल रखा है और एक में एसिड डाल रखा है। अब मैंने जब एसिड में ग्रीन कलर वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है और येलो कलर एसिड, जब इसमें मैंने वाटर डाला तो मैंने क्या देखा कि इसमें बहुत सारी एफरवेसेंस आ रही है, क्योंकि यहाँ पे लोकल हीटिंग हो रही है। तो बीकर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा, इसीलिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस। पर जब मैंने वाटर में डाला तो और मैं इसको कॉन्टिन्यूसली स्टर भी कर रहा हूँ, कॉन्टिन्यूसली स्टरिंग भी हो रही है, तब जाके ये डिस्पोज होगा और जो H2 है वो नलीफाई कर। लोकल हीटिंग तो अभी होगी पर कम होगी, एफरवेसेंस भी कम होगी। जो एसिड और बेस को हम डाल देते हैं तो वो डिक्रीज़ कर देता है कंसंट्रेशन ऑफ आयन की पर यूनिट वॉल्यूम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस is said to be diluted. How strong are acid and bases? हमें कैसे पता चलेगा?
हम ये करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से। तो हमारा जो वो हमेशा सेवरल इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो हमेशा डिफरेंट कलर शो करता है यूजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन। तो ये आपका पीएच स्केल है। अगर तो ये 14 तक होता है, 0 से 7 जो भी होता है वो एसिडिक होता है, और 7 to 14 जो भी होता है वो बेसिक होता है, और जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। अब जब हम 0 की तरफ जाते जाएंगे तो एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, मतलब एसिड नेचर इंक्रीज होगा। जब हम 14 की तरफ चले जाएंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, मतलब OH नेगेटिव आयन इंक्रीज होगा, और जो हमारा मतलब हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और जो हमारा H पॉजिटिव आयन है वो डिक्रीज होगा। ये आपको सोल्यूशन है। तो ये बताओ सलाइवा आफ्टर मील ये क्यों दिया हुआ है? ये आपको ऐसे कलर्स दिखते हैं, लाइक गैस्ट्रिक जूस हैं जो हमारे वो होते हैं 1.2, लेमन जूस 2.2, लेमन जूस देखो कितना एसिडिक है, प्योर वाटर या फिर ब्लड 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन 14। ये आपको डिफरेंट कलर्स देता है। ये हमें देता है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ एंड ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस्ड। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिटिक एसिड लोगे तो सेम कंसंट्रेशन होगी से 1 मोल। अब कंसंट्रेशन और स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड को प्लीज आप रिलेट मत करो, रिलेट करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब मैं पहले डिल्यूट और कंसंट्रेटेड समझो। अब ये यहाँ पे रेड इज एसिड, एंड जो हमारे पास दूसरा कलर हम यूज़ करेंगे वो है हमारे पास वाटर। अगर मेरे एसिड में सिर्फ इतना वाटर है तो ये कंसंट्रेटेड है, या फिर 0 अमाउंट ऑफ वाटर तो ये कंसंट्रेटेड है। अगर इसमें इतना सारा वाटर है और सिर्फ इतना एसिड है तो ये डाइल्यूटेड है, तो ये डाइल्यूट है। अब ये मत समझना कि डाइल्यूट वीक रहेंगे और कंसंट्रेटेड जो होगा वो एसिड। अब सॉरी क्लियर? आप भी कर दिख रहे हैं अच्छे वाले? अब समझो ये हमारी बात कि हम कहना क्या चाहते हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि अब देखो, अगर आपको देखना है कि कंसंट्रेटेड है मतलब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इसमें वाटर कितना है डजेंट मैटर। हमें पता लगना चाहिए कि जो हमारे H पॉजिटिव आयन है वो ज़्यादा है, तो वो क्या है, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। अब H पॉजिटिव आयन अगर कम है तो ये हमारे पास वीक है। क्लियर? उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हम पीएच सेंसिटिव हैं, हमारी पीएच रेंज 7.0 से 7.8 है, मतलब कि हम नैरो रेंज में आते हैं पीएच के। अगर हमारे रेन वाटर की पीएच 5.6 से कम होती है तो हम उसको एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन जो है वाटर में फ्लो करती है तो वो हमारे एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है। अब एसिड इन अदर प्लैनेट, जो एटमॉस्फेयर है वीनस का, उसमें थिक एंड वाइट येलोइश क्लाउड होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। क्या तुम्हें लगता है वहाँ पे लाइफ होगी? क्योंकि उसमें हमेशा ही एसिड रेन होती रहती है, क्योंकि क्लाउड ही सल्फ्यूरिक एसिड के हैं, तो एसिड रेन। तो अब पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड, हमारी सॉइल में भी बहुत सारी पीएच होती है। जब याद करो मैंने आपको चैप्टर कराया था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसमें क्या थे, डिफरेंट सॉइल थी। हमें कहीं बताया गया कि कोई एसिडिक है, कोई बेसिक है, तो ये कैसे बता दिया गया? पीएच की वजह से बताया। जिनकी कम है वो एसिडिक है, जिनसी 7 से ज़्यादा है वो बेसिक है।
तो ये सॉइल के लिए। एक हेल्दी सॉइल में ये हमारे पास एसिडिक और मतलब ज़्यादा एसिडिक होगी तो वो तो अच्छी नहीं है, जैसे एरिड सॉइल होगी थी, माउंटेनियस सॉइल होगी थी। ज़्यादा बेसिक भी अच्छी नहीं है, हमें हल्की सी बेसिक चाहिए होती है, सबसे अच्छी है जो, क्योंकि उसमें मिनरल्स भी तो होने चाहिए। अगर पूरी न्यूट्रल होगी मतलब वो पूरी प्योर फॉर्म होगी सॉइल की, जिसमें कोई भी आयंस वगैरह नहीं है, तो ये न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके लिए हमारे वो डाइजेस्ट कर देते फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। जब ज़्यादा फूड खा लेते तो टू मच एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से पेन एंड इरिटेशन होती है, जिसको हमने एसिडिटी कहा था। तो इस पेन को रेडिकेट करने के लिए हम एंटा एसिड यूज़ करते हैं, एंटा एसिड जो नलीफाई कर रहे हैं एसिड के इफेक्ट को। तो ये जो एंटा एसिड होते हैं न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक्सेस एसिड को। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम अमाइड बेस, उसको हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। आप सभी ने देखा होगा ऐसी एक बॉटल मतलब सिमिलर सी ऐसी बॉटल सी होती है, वो पिंक सी कलर की, लाइट पिंक सी कलर की होती है, आपने देखा होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। वो अब ये चेंज इन द कॉज टू दूध की, जब हमारे माउथ का लोअर देन 5.5 pH हो जाता है तो हमारे वहाँ पे कैल्शियम जो इनेमल होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी पिटेट का बना होता है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट की क्रिस्टलाइन फॉर्म है, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। पर जब हमारे वहाँ पे करोडेड हो जाता है वो एरिया, जब हम फूड खा लेते हैं, शुगर हमारे पास वहाँ पे स्टिक हो जाता है, तो उसकी डिग्रेडेशन हो जानी है बैक्टीरिया की वजह से, जो एसिड प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारे पार्टिकल्स हैं माउथ में रिमेनिंग, उनकी वजह से ये होता है। तो हमें क्लीन करना चाहिए माउथ यूजिंग टूथपेस्ट, जो कि जनरली बेसिक होते हैं, वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक्सेस एसिड को और प्रिवेंट करते हैं टूथपिक को। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वेलफेयर। आपने हनी भी देखा है, हनी भी हमारे पे लीव्स एंड एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन, यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया, लीव्स स्टिंग हेयर ऑफ नेटल, लीव्स इंजेक्ट मिथोनिक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। जो हमारे हनी भी होते हैं वो इंजेक्ट कर जाता है, हमारी वास्प इंजेक्ट कर जाती है, और मिथेनोइक एसिड एक नेटल प्लांट होता है वो इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से बर्निंग पेन। अब हमने नेटल के बारे में पढ़ा, वो मिथेनोइक एसिड क्रिएट कर देता है हमारी बॉडी में। तो उसकी वजह से अब हमारा नेचर ऐसा है कि अगर उसने प्रॉब्लम भी है तो उसका सोल्यूशन भी है। तो उसके पास में ही एक और प्लांट होता है जिसका नाम है डॉग प्लांट, जो कि इसके बिसाइड ही ग्रो करता है नेटल प्लांट के। वो ही एक ट्रेडिशनल रेमेडी है जिसको हम रब करते हैं एरिया के ऊपर, और वो नेटल लीफ के इफेक्ट उसको नलीफाई कर देता है। अब जो नेचुरल सोस विनीगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टर्मरिन में इमली में टार्टिक एसिड, टमाटो में ऑक्सैलिक, सार मिल्क में लैक्टिक, लेमन में सिट्रिक, आर्टस्टिक मेथनोइक। मोर अबाउट सॉल्ट्स, हम सॉल्ट्स के बारे में हमने इतना पढ़ा कि हर रिएक्शन में सॉल्ट बन रहा है, तो ये सॉल्ट क्या है। अब हमारे पास फैमिली होती है सॉल्ट्स की, जैसे कि पोटेशियम सल्फर, सोडियम सल्फर, कैल्शियम सल्फर, मैग्नीशियम सल्फर। ये क्लोराइड वाले अलग में आ गए, कार्बोनेट और नाइट्रेट वाले अलग में आ गए, और फॉस्फेट वाले अलग में आ गए। तो इनको एसिड और बेस से आइडेंटिफाई करो जिनसे ये बने हैं। ये आपकी एक्टिविटी आप कर लेना। और ये है हमारे पास, इनको सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए कहा गया है। जो सॉल्ट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एस, यहाँ पे आना था वो, मैंने आपको पहले ये आपको मैंने बता दिया, जो मैंने वीक एसिड वीक बेस बताया है। तो वो अब देख लो एक बार और, जो सॉल्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनेंगे वो न्यूट्रल होंगे, पीएच वैल्यू 7 होगी। जो हमारे पास सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बने होंगे उनकी लेस देन होगी और वो एसिडिक होंगे। जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बने होंगे वो बेसिक होंगे, उनकी पीएच वैल्यू मोर देन 7 होगी। कॉमन सॉल्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की वजह से सोडियम क्लोराइड बनता है। हम इसको सॉल्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं हमारे फूड में। जो सी वाटर्स में सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व होता है, जो सॉलिड सॉल्ट होता है जिसको वो सेवरल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में मिलता है, लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं, वो ब्राउन होते हैं ड्यू टू इम्प्योरिटीज़, दिस इज़ कॉल्ड रॉक सॉल्ट। जो बेड्स हैं रॉक सॉल्ट के, वो सी ऑफ बिगॉन एजेस ड्राइड अप द रॉक्स। यहाँ पे सी फ्लो कर रही थी कोई, ये ड्राई होगी, काफ़ी ईयर्स के बाद यहाँ पे हमें सॉल्ट मिलेगा।
जो कि रॉक के जैसा होता है, हम इसको रॉक सॉल्ट कह देते हैं। महात्मा गांधी दांडी मार्च, तो सॉल्ट कितना इम्पोर्टेंट था हमारे पास, IMP इम्पोर्टेंट। अब देख रहे हैं आपका कितना क्रैक है ये, 1 2 3 4 बस 4 स्लाइड्स रहेगी, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो जो कॉमन सॉल्ट एक रॉ मटेरियल है हमारे केमिकल्स के लिए, हम बहुत कुछ बनाते हैं इससे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। तो हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं एक सोल्यूशन ऑफ क्लोराइड, जिसको हम सोडियम क्लोराइड जिसको हम ब्राइन कहते हैं, वो डिकम्पोज कर जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। इसको हम क्लोरएल्कली प्रोसेस कहते हैं, जिसमें कि क्लोरीन को कहते हैं और अल्कली हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। तो NaCl प्लस H2O NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O देता है। जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पे मिलती है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मिलती है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है वो नियर कैथोड बनता है। जो 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस जो इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं यूज़फुल होते हैं, हम देखते हैं आगे। ये है आपका क्लोर एल्कलाई प्रोसेस के लिए हमारा सेटअप। थोड़ा सा रुक जाओ, मैं अभी आपको यहाँ से अब मेरे नोट्स पढ़ा देती हूँ। तो ये क्या है, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। इसको हम क्या कहते हैं, पहले तो लिख लो, इसको हम कहते हैं कॉस्टिक। यहाँ पे बड़ा करके मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, फिर इसको आपको छोटा लगे। यहाँ पे लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है गाइस कभी कभी। तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉस्टिक सोडा। अब ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ब्राइन है। ब्राइन क्या है, नथिंग बट सोल्यूशन ऑफ NaCl एंड वाटर। तो NaCl किधर को जा रहा है, OH नेगेटिव आयन और Na पॉजिटिव H पॉजिटिव, ये कैथोड पे जाएगा, ये एनोड पे जाएगा। ये हमारी एनोड है, ये हमारी कैथोड है। और जो यहाँ से Cl2 निकल रही है उसको हम वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल, PVC, डिसइंफेक्टेंट, CFC, पेस्टिसाइड में यूज़ करते हैं। और जो H2 को फ्यूल, मार्जराइन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र के लिए हम यूज़ करते हैं। जो ब्राइन कंटेनिंग NaOH होता है उनको डिग्रीसिंग, मेटल, सोप्स, डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स के लिए यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। यहाँ से ब्राइन डाला तो वो ब्रेक कर गया Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव पे। तो Cl यहाँ पे चला गया, H2 यहाँ पे चला गया और ये OH के साथ रिएक्ट करके भैया यहाँ से निकल गए। क्लियर? नहीं लगता मैंने कुछ और किया। ओके, अब आता है ब्लीचिंग पाउडर। जो क्लोरीन है प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड ब्राइन। जो क्लोरीन गैस होती है उनको हम यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। जो ब्लीचिंग पाउडर है वो क्लोरीन को हम जब स्लेक लाइम से रिएक्ट कराते हैं, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो ब्लीचिंग पाउडर देते हैं। हम उसको CaOCl2 कहते हैं, जो कि ब्लीचिंग पाउडर। इसकी जो एक्चुअल कॉम्पोजिशन है वो क्वाइट कॉम्प्लेक्स है। स्लेक लाइम प्लस Cl2 तो हमें दे देता है ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। जो ब्लीचिंग पाउडर हम इसको यूज़ कर देते हैं ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वुड पल्प के ब्लीच करने के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, तो और ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री बनाने के लिए। अब जो बेकिंग सोडा है वो हमारे किचन में यूज़ होता है, जिसके लिए हम क्रिस्पी पकौड़ास बना सकते हैं और फास्टर कुकिंग कर सकते हैं। जो केमिकल नेम है इस कंपाउंड का वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये प्रोड्यूस होता है सोडियम क्लोराइड, इसके लिए यूज़ होता है। तो NaCl में जब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आप डालोगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। तो जब pH चेक करेंगे आप इसकी तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में pH क्या रहेगी इसकी। तो ये सोडियम हाइड्रोजन को pH क्या रहेगी, मैं पूछता हूँ आपसे। सोडियम मेटल है, मेटल के ऑक्साइड और मेटल के ऑक्साइड
बताओ जल्दी आप कमेंट सेक्शन में, मैं कमेंट में जिसका भी आंसर, वैसे आप रिप्लाई तो करते नहीं हो, किसी का भी नहीं कमेंट आता अभी तक तो, बट अगर किसी ने कमेंट किया सही आंसर तो आपको शाउट आउट अगली वीडियो में ज़रूर मिलेगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीट से हम इसको सोडियम कार्बोनेट H2 और CO2 बना देते हैं। सोडियम हाइड्रोजन वेरियस यूजेस होते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा, पहले तो बेकिंग पाउडर बनाते हैं। बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं है, जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कोई भी H पॉजिटिव आयन से रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड H2 और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। तो इसमें क्या होता है, जब हम माइल्ड एसिड के साथ रिएक्ट करा देते हैं हमारे बेकिंग सोडा को, तो वो और इसमें हल्का सा कॉर्न स्टार्च भी होता है, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा नहीं हुआ पर होता है। टार्टिक एसिड जैसे एडिबल एसिड के साथ रिएक्ट करा देते हैं। तो जो हमारा रिएक्शन है ये ब्रेड को राइज करने के लिए हमें और सॉफ्टर स्पॉन्जी बना देता है। तो जो हमारे ये इंग्रेडिएंट एंटासिड का एल्कलाइन होने की वजह से जो ये न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस एसिड को इन स्टमक और प्रोवाइड रिलीफ। जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें ये यूज़ होता है। यहाँ पे सच्ची इस पे हाइलाइटर मार लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो वॉशिंग सोडा है अनदर केमिकल दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3 10H2। 10H2O क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो Na2CO3 जो सोडियम कार्बोनेट है, जब उसको आप 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो Na2CO3 प्लस 10H2O देता है आपको। 10H2O क्या सिग्निफाई करता है कि उसके, अगर ये Na गलत ही बनाऊंगा कोई बात नहीं, मतलब उसके साथ 10 जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अटैच्ड हुए हैं। इसका जो यूज़ है, जो सोडियम कार्बोनेट है हम उसको ग्लास और सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चर करते हैं सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है उसको हम क्लीनिंग एजेंट के यूज़ करते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए, रिमूव करते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को। जो हमारे पास परमानेंट टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो तो सिर्फ बॉइलिंग से ख़त्म हो जाती है, पर जो परमानेंट हार्डनेस है वो हम रिमूव करते हैं हमारे वॉशिंग सोडा से। आर द क्रिस्टल्स ऑफ वाटर रियली ड्राई, पेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉइलिंग टू वाटर ड्रॉपलेट्स। अब जब आप कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को करोगे ना बर्न, तब वो रिएक्ट होता है, उसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है। जब आप उसको हीट करोगे तो वाटर इवेपोरेट करेगा, तो वो आपको वाटर के हल्के से ड्रॉपलेट्स आपकी टेस्ट ट्यूब पे दिख जाएंगे, मतलब वाटर होता है। जो कॉपर सल्फेट वो ड्राई लगते हैं पर उनमें वाटर होता है ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब हम हीट करते हैं तो क्रिस्टल तो वाटर रिमूव होता है और सॉल्ट वाइट में टर्न हो जाता है। अब फिर छोड़ दिया हमने, फिर जो रिएक्ट कर जाएगा मॉइस्टन क्रिस्टल्स हो जाएंगे, फिर से वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ये कलर चेंज भी पूछ सकता है, पहले ब्लू से वाइट और वाइट से ब्लू। अब हमारे पास 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में इफेक्ट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। जो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं 1 यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट में, CuSO4.5H2O। और आप क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे, Na2CO3 इज वेट, हाँ बिल्कुल वेट है भैया। विच प्रोसेसेस वाटर ऑफ one other salt which possesses water of crystallizes gypsum. It has 2 water molecules of crystallization. It has a chemical CaSO4, calcium sulfate, 2H2O. Let us look at the use of this salt. जो प्लास्टर होता है पैरसिल का, जब उसको हम हीट करते हैं जिप्सम को 373 केल्विन में, तो वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है, उसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है CaSO4 half H2O, which is called plaster of Paris. The substance which doctor uses plaster for supporting fractured bone at and right position. जो प्लास्टर होता है पेरिस का वो वाइट पाउडर होता है मिक्सिंग विद वाटर, चेंजेस टू जिप्सम वंस गिवन द हार्ड सॉलिड मास। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब आप 1.5 H2O से रिएक्ट करोगे तो CaSO4.2H2O बन जाएगा।
तो यूजली ना आप इसको ऐसे लिख देते हो CaSO4.H2। क्लियर? ये आपको लिखना नहीं है, इसलिए मैं इसको रब कर देती हूँ। ये आपको लिखना नहीं है, आपको हाफ वाला ही लिखना है, वो की है ये। आपको लिखना क्या है, गलत तो वो भी नहीं है, पर आपको लिखना नहीं है अभी। यहाँ पे डॉट लगाना मत भूलिएगा। क्लियर? तो अब जो हमारा वी नो दैट हाफ ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल शोन अटैच्ड टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाउ कैन यू गेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल? इट इज रिटन बिकॉज 2 formula unit of CaSO4 share 1 molecule of water. The plaster of Paris used में twice material for decoration. For making surface smooth, I refined the calcium sulfate hemihydride called प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मैंने अभी आपको बताया ये जो 2 हमारे पास CaSO4 है उसको साथ शेयर करते हैं, इसीलिए हम एक के साथ हाफ लिखते हैं। क्लियर? जो क्वेश्चन है ये आप कर लीजिएगा। व्हाट हैव यू लर्नड? ये समरी है। आप अगर ये समरी अब पढ़ोगे ना मेरा लेक्चर देख के, तो आपको लगेगा कि हमने ये सारा चैप्टर किया है, मतलब मैंने खुद से NCERT पढ़ी, आपको ये लगेगा, क्योंकि इसमें आपका बेसिक सेंट्रल आइडिया है। आपको कोई इतनी डिटेल नहीं दी हुई, पर आपको वो सब कुछ बताया गया है जो आपके ऊपर से टॉपिक हैं। तो आप ये पढ़ लेना अभी सेशन देखने के बाद। ये एक्सरसाइज आप अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं हमारी जल्द ही भी मतलब आपके हाफ ईयरली हो जाएं, फिर उसके बाद आप NCERT सीरीज़ शुरू करेंगे। हमारे पास ये वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं हो रही, टाइम नहीं पता, तो माफ़ कर देना अगर ज़्यादा बड़ी होगी तो देखो। चलिए फिर कभी डिस्कस करेंगे। जो मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया, पर हमारी स्ट्रैटेजी नहीं, वो आपकी सिर्फ। तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे। आपको होप करता हूँ समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया, अच्छा लगा, आपको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे यूट्यूब चैनल को। कीप सपोर्टिंग एंड वॉचिंग। आपको समझ आया हो, यही उम्मीद है हमारी। और सेशन एंड करते हैं हम। थैंक यू सो मच।